बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम खान फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि एमके प्रिपरेशन एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और लास्ट 10 ईयर्स से जो है वो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस सिलसिले में हज़ारों तलबा ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और सैकड़ों तलबा ने कामयाबियाँ हासिल की। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिटेल से बात करेंगे एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले जो है हम इसके 3 लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर इस वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो के पब्लिकेशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर आप इनको भी देख सकें, जिसपे हमने डिटेल से जो है वो टेस्टिंग की टाइप्स और इवैल्यूएशन की टाइप्स पे जो है वो हमने डिस्कशन की है। तो आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे आइटम एनालिसिस को। आइटम एनालिसिस क्या है, आइटम डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन पावर, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर, ये तीनों चीजें जो है वो आइटम एनालिसिस के अंडर आती हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। गैसिंग करेक्शन फार्मूला क्या होता है और किस तरह से जो है वो हम एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आइटम्स होती हैं उनका जो है वो गैसिंग करेक्शन फार्मूला के जरिए से जो है वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम पे हम बात करेंगे और इसके साथ साथ टाइप ऑफ ग्रेडिंग, इसको हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स, जिसमें हाइपर जनरल रूब्रिक, टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक और स्किल फोकस रूब्रिक जो है वो शामिल है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आइटम एनालिसिस। Item analysis is done to analyze the items of a test whether they are fulfilling the objectives of the test or not। जो भी आइटम्स आपने सेलेक्ट की हैं, क्या वो टेस्ट के पर्पस को, जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है, उसको फुलफिल कर रही हैं। अगर तो उसको फुलफिल कर रही हैं तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज हम उन आइटम्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। इट एनालाइज द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो ये हमें बताती हैं डिफिकल्टी लेवल्स के बारे में और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में कि वो कितने इफेक्टिव हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइटम डिफिकल्टी पे, जिसको हम डिफिकल्टी लेवल भी कहते हैं, और इसके अलावा फैसिलिटी इंडेक्स। दीज आर द अदर नेम ऑफ आइटम डिफिकल्टी। तो अक्सर जो है वो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आइटम डिफिकल्टी, तो इसको डिफिकल्टी लेवल और फैसिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। आइटम एनालिसिस चेक्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स यूज्ड इन अ टेस्ट, इट्स इंक्लूड्स। तो जो आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स होता है वो हमें बताता है कि आइटम जो है वो इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या मॉडरेट लेवल की है। तो ये चीजें जो है वो हम एक फॉर्मूला की मदद से जो है वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं। अरेंज पेपर इन एन ऑर्डर हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सपोज आपके पास 80 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने इनके पेपर्स को इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट जो है वो आपने अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट पेपर्स विद 25% हाई अचीवर्स एंड 25% लो अचीवर्स। तो इसमें जो टॉप के 25% स्टूडेंट्स हैं और लो 25% स्टूडेंट हैं, इनको हमने सेलेक्ट कर लेना है। और जो सेंटर का डाटा है जो कि 50% डाटा है, इसको हमने एक्सक्लूड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 25% जो है वो 80 का 20 आ जाएगा, 25% जो लो अचीवर्स होंगे वो भी हमारे पास 20 आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास होंगे 40 स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने क्या करना है, 50% इन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। कैलकुलेट द करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ हाई एंड लो अचीवर्स, और फिर हमने जो है वो रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है हाई एंड लो अचीवर्स का। इसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है F इज इक्वल टू NR ओवर NT मल्टीप्लाई बाय 100। NR का मतलब होता है नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड NT मीन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो फैसिलिटी इंडेक्स जो है वो F से ज़ाहिर होता है, NR मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेक्टली आंसर। जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है वो NR में आते हैं, और NT में नो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास हैं। F इज एक्सेप्टेबल बिटवीन 30 to 70%। जो F है फैसिलिटी इंडेक्स है, उसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो 30 to 70% है। मतलब अगर आपके पास डाटा 30 to 70% में आएगा तभी हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको जो है वो रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आइटम का आंसर जो है वो 70% से अबव आता है तो आइटम जो है वो बहुत ज्यादा इजी होगी, और अगर 30 से कम आएगा तो आइटम जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो सिंपल मैं आपको थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, 30 to 70% इसकी एक्सेप्टेबल रेंज है, मॉडरेट रेंज है। अगर 70 से अबव जाता है तो आइटम जो है वो इजी कंसीडर की जाती है, और अगर 30 से बिलो आता है तो आइटम जो है वो उसको डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है। वैल्यू मोर देन 70 इंडिकेट्स आइटम इज वेरी इजी, वैल्यू लेस देन 30 आइटम इज वेरी डिफिकल्ट। सपोज, अब आपने सपोज किया कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 80 हैं,
80 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमने इनको एक सीक्वेंस के साथ जो है वो कर लिया कि हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इसमें जो है वो 20% जो हाई थे वो ले लिए, 20% जो लो अचीवर्स थे वो ले लिए। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए 40, जिनमें 20 हाई अचीवर्स हैं और 20 जो है वो हमारे पास लो अचीवर्स हैं। आपके सामने एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें रिस्पॉन्स दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जैसे देखें, ये हमारे पास है 20% हाई अचीवर्स, ये हैं हमारे पास 20% लो अचीवर्स, जो कि 25% सॉरी, जो कि बनते हैं 20 एंड 20, और टोटल बन गए हमारे पास 40। और जो दरमियान का 50% डाटा था हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया था, निकाल दिया था। अब ये जो हमारे पास हाई अचीवर्स थे, अब ये हमारे पास एमसीक्यूज में ऑप्शंस होते हैं 4, ABCD, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होता है। सपोज हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मतलब जो बी को टिक करते हैं उनका आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाता है। हमारे पास जो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 में से हाई अचीवर्स में से 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चूज किया है। वो 10 स्टूडेंट्स हैं इन 20 में से। इन 20 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है जो कि रॉन्ग है। और इसमें से 20 में से 0 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी को चूज किया है, किसी ने भी इसको चूज। और डी में से, डी वालों में 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डी ऑप्शन को चूज किया। मतलब 20 में से 50% स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स में से ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चूज किया है। अब हम बात करते हैं 25% लो अचीवर्स की। 25% लो अचीवर से मुराद ये है कि जो स्टूडेंट सबसे नीचे हैं वो हमारे पास 20 हैं, उनमें से जिन्होंने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वो 4 स्टूडेंट्स है जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। और इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास बी ऑप्शन थी, लो अचीवर्स में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी सी को किसी भी चूज नहीं किया। 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्शन डी को चूज किया जो कि वो भी रॉन्ग थी। तो अब हमारे पास ये 25% लो अचीवर्स वो 20 हैं, 25% हाई अचीवर्स वो भी 20 हैं। उनमें से 20 में से 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्ट आंसर को चूज किया और 20 में से 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्ट आंसर को चूज किया। अब हम क्या करेंगे, अब जो जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर को चूज किया है हाई और लो में से, इनको हम टोटल कर लेंगे लाइक 10 एंड 2, और हमारे पास करेक्ट रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे 12। फिर बाद में हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में अप्लाई कैसे करेंगे ये देखें जरा। एनआर हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु करेक्टली रिस्पॉन्डेड। देखिए हमारे पास थे, जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया कि 10 एंड 2, 10 और 2 हमारे पास हो गए 12 स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे 12 पुट कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु करेक्टली रिस्पॉन्डेड 12। और टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स जो थे, आप कहेंगे सर हमारे पास 80 स्टूडेंट्स है। वी डोंट हैव 80 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने उसको तरतीब लगाया, उसमें से 25% हाई लिए, 25 लो लिए, तो हमारे पास 20 ये थे, 20 ये थे, और दरमियान के जो 50% 40 स्टूडेंट्स थे हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया था। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे पास अब 40 अवेलेबल हैं। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और हमारा आंसर आ जाएगा 30%। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आंसर की रेंज 30 और 70 के मिड में आती है, इट मींस टू से आइटम इज एक्सेप्टेबल, आइटम इज मॉडरेट, वी मस्ट सेलेक्ट दैट आइटम। और अगर तो आइटम जो है वो 70% से अबव जाती है तो आइटम जो है वो बहुत ज्यादा इजी है, और अगर 30 से नीचे चली जाती है तो आइटम जो है वो डिफिकल्ट ही है। तो ये हमारी एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहा है, तो यही हमारा जो है वो उस आइटम को हम लाजमी सिलेक्ट करेंगे। The next thing is discrimination power. Discrimination power क्या होती है? It helps to discriminate high and low achievers. इसमें हम high और low achievers हैं उनको discriminate कर सकते हैं by the help of discrimination power. इसका फार्मूला क्या होता है? D is equal to NH minus NL over N multiply by 100. अब यहां पे डी से क्या मुराद है? डी से मुराद है डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर है। एनएच की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ हाई अचीवर्स हु करेक्टली आंसर्ड, तो जो हाई अचीवर्स हैं उनमें से जिनके करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं उसको हम यहां पे ट्रीट करते हैं। जैसे हमने वहां पे स्टडी किया था तो ये हमारे पास थे 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने करेक्टली रिस्पॉन्ड किया था हाई अचीवर्स में से। और हमारे पास जो नंबर ऑफ लो अचीवर्स थे हु करेक्टली आंसर्ड, जो लो अचीवर्स थे उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने करेक्टली आंसर किया था? तो वो हमारे पास 2 थे।
अब बात करते हैं नंबर ऑफ हाई और लो अचीवर्स। तो अब हम नंबर ऑफ हाई और लो अचीवर्स को ले सकते हैं, जो कि हमारे पास सेम है। 20 ही हमारे पास हाई अचीवर्स थे और 20 ही हमारे पास लो अचीवर्स थे। तो इनको जो है वो हम नीचे रखें, एक को रखेंगे, या नंबर ऑफ हाई अचीवर्स को, या हम नंबर ऑफ लो अचीवर्स को यहां पे रखेंगे। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, देखें, D इज इक्वल टू NH माइनस NL ओवर N। NH नंबर ऑफ हाई अचीवर्स हमारे पास 10 थे, माइनस 2 नंबर ऑफ लो अचीवर्स जिनका आंसर 2 था, और N हमारा नंबर ऑफ हाई और लो अचीवर्स। जो हमारे पास नंबर ऑफ हाई अचीवर्स हैं वो हमारे पास 20 है, नंबर ऑफ लो अचीवर्स की बात करें वो भी हमारे पास 20 है। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, यहां पे हमने 20 ले लिया। तो हमने 10 में से 2 को माइनस किया, हमारे पास 8 आया, 8 को 20 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.40 हमारे पास आंसर आया, विच इज एक्सेप्टेबल रेंज। क्योंकि अगर डी की एक्सेप्टेबल रेंज की बात करें तो इसकी जो 0.30 से लेकर 1 तक जो है वो इसकी एक्सेप्टेबल रेंज है। और अगर अब ये हम देखें, हमारा जो आंसर आया है ये इसी रेंज के अंदर लाई कर रहा है, 0.40, जो कि 0.30 के बाद आता है। तो ये हमारी जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन को जो है वो हम आंसर्स कहते हैं, और जो तमाम होते हैं उनको हम ऑप्शंस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शंस के अलावा जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो तमाम डिस्ट्रैक्टर्स होती हैं, और उनका मकसद ये होता है कि करेक्ट ऑप्शन से स्टूडेंट को जो है वो उनकी तवज्जो को हटाया जाए, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो डिस्ट्रैक्टर्स ये होते हैं। इफेक्टिवनेस, कौन से डिस्ट्रैक्टर्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा बेहतर होते हैं? डिस्ट्रैक्टर इज कंसीडर्ड इफेक्टिव, इनको इफेक्टिव माना जाता है इफ लो अचीवर्स आंसर मोर देन द हाई अचीवर्स ऑन एन ऑप्शन। अगर किसी ऑप्शन पे लो अचीवर्स का रिस्पॉन्स ज्यादा है हाई अचीवर से, तो फिर वो डिस्ट्रैक्टर जो होगा वो इफेक्टिव होगा। अब समझने की इसमें थोड़ी सी बात यह है कि हमारे पास लो अचीवर जिस ऑप्शन को ज्यादा सिलेक्ट करेंगे वो हमारे इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लो अचीवर ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग आइटम्स की तरफ जाते हैं। तो जब डिस्ट्रैक्टर उसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, करेक्ट आंसर से दूर आपकी तवज्जो को हटाया, तो इससे क्या हुआ? आपको डिस्ट्रैक्ट किया। तो डिस्ट्रैक्टर तभी इफेक्टिव होगा जब लो अचीवर्स उस पर ज्यादा क्लिक करेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, ये ऊपर देखें जरा। ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रैक्टर थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब लो अचीवर्स की बात करते हैं। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। 20 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर लगाया, बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो थे 14 एंड 20 16 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग ऑप्शन को चूज किया। किसी ने ए को किया और 14 स्टूडेंट्स ने डी को किया। अब जब हम बात करते हैं लो अचीवर्स ने सबसे ज्यादा ऑप्शन जो डिस्ट्रैक्टर है उसको 14 को जो है वो चूज किया, डी को। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन डी है यहां पे, जो कि तवज्जो जो है वो उनकी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। करेक्ट आंसर बी से। बट इफ हाई अचीवर्स आंसर मोर देन द लो अचीवर्स ऑन एन ऑप्शन, इट इज इनइफेक्टिव। और अगर जो है वो हाई अचीवर्स किसी भी ऑप्शन पे ज्यादा जो है वो उसको लो अचीवर्स से सिलेक्ट करते हैं, तो ये इनइफेक्टिव कंसीडर जो है वो होती है। अब हम बात कर लेते हैं गैसिंग करेक्शन फार्मूला। गैसिंग करेक्शन फार्मूला जो है वो इसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू R माइनस W ओवर N माइनस 1। ये इसका फार्मूला है जिसमें हम नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज में से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, और उनको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस माइनस 1 पे। अब यहां पे ये 2 टाइप्स की होती हैं। अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें तो हमारा जो n होगा वो 2 होगा, और अगर हम बात करेंगे एमसीक्यूज की तो हमारा n होगा वो 4 होगा। क्योंकि जो n होता है फार्मूला में, फार्मूला देखें, फार्मूला इज S इज इक्वल टू R माइनस W ओवर N माइनस 1। ये जो n है ये हमारा नंबर ऑफ ऑप्शन को डिसाइड करता है कि हमारी ऑप्शंस कितनी हैं। लाइक अगर हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की तो हमारा n जो है वो 4 होगा,
और अगर हम ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो n होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स में दो ऑप्शन होती हैं, या तो आइटम करेक्ट होती है या रॉन्ग होती है, तो उसमें हमारा n जो है वो 2 होगा। तो ये आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो भी एमसीक्यूज आएंगे उसमें जो अगर एमसीक्यूज की बात हो रही होगी तो हम n अपना 4 रखेंगे, और अगर ट्रू फॉल्स की बात हो रही होगी तो हम n अपना 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, सपोज जो है एक स्टूडेंट है, उसने 100 मार्क्स के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया जिसमें उसको श्योर है कि उसके 70 जो है वो बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज जो है वो उसके 30 हैं। तो गैसिंग करेक्शन फार्मूला से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हमने नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज को देखना है, जो कि हमारे पास 70 है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 70 कर लीजिएगा। 70 जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस रॉन्ग रिस्पॉन्सेज हमारे पास कितने हैं? 30 हैं, तो यहां पे हम 30 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे n-1। n हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की, कि एमसीक्यूज से रेलिवेंट है, तो हम n की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस 1। 70 यहां से 4 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। 70 में से 10 निकालेंगे, हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो S कैलकुलेट हो जाएगा गैसिंग करेक्शन फार्मूला की मदद से, विच इज आल्सो 60। तो ये आपने चीजें बेटा देखनी है कि अगर तो है आपका एमसीक्यूज तो फिर आपने n को 4 रखना है, जैसे मैंने 4 रखा, और अगर ये रिलेटेड है आपके ट्रू फॉल्स आइटम से, ट्रू फॉल्स, तो फिर हमारा जो n होगा वो 2 होगा। तो फिर हम इसमें 4 की जगह पे 2 रखेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। हम टाइप्स ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम पे बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम आ जाएगा। इन द पास्ट स्कूल्स यूज रैंक्स, ग्रेड्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये ओल्ड जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड्स यूज किए जाते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, टू शो द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को दिखाया जा सके। इट इज मेनली यूज टू कंपेयर स्टूडेंट्स विद ईच अदर। और इसमें क्या किया जाता था, इसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन किया जाता था, जिसको हम नॉर्म रेफरेंस जो है वो ग्रेडिंग कहते हैं। इसको नॉर्म रेफरेंस जो है वो, इसमें एक दूसरे की स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। लाइक इसकी एग्जांपल, अली गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, सारा रिसीव्ड ए ग्रेड। अली ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन ली, और सारा की अगर हम बात करें, सारा जो है वो ए ग्रेड लिया। तो जो जहां पे पोजीशंस की बात हो, ग्रेड्स की बात हो, ए बी सी डी ग्रेड, पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हमारा जो है वो ट्रेडिशनल जो है वो मार्किंग सिस्टम को जाहिर करता है। नेक्स्ट है हमारा पास फेल सिस्टम। पास फेल सिस्टम में दो ही चीजें होती हैं, या तो कैंडिडेट पास है या फिर वो फेल है। द सिस्टम इज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सिंपली डिसाइड वेदर स्टूडेंट्स मेट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, कि जो स्टूडेंट है उसने जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसको अचीव किया है या नहीं किया। स्टूडेंट्स आइदर पास और फेल इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिटेल्ड ग्रेड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ग्रेड नहीं दिए जाते, उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए बी सी डी ग्रेड नहीं दिए जाते, बल्कि उसको या तो पास किया जाता है और या फिर स्टूडेंट को फेल किया जाता है। अ स्टूडेंट हु गेट्स 40% मार्क्स पासिस द एग्जाम व्हाइल ब्लू 40 फेल्स। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 40% उसके मार्क्स हैं वो पास कंसीडर किया जाता है, 40 से अबव हैं फिर भी वो पास कंसीडर किया जाता है। और अगर जो है वो उसके मार्क्स जो है वो 40 से कम है, लाइक 39% भी है, तो उसको फेल कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाता है चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दिस सिस्टम चेक्स वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। तो ये सिस्टम जो है वो हमें बताता है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया गया है या नहीं किया गया। टीचर फोकस ऑन स्टूडेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज। टीचर जो है वो फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की स्किल्स पे और उनकी एबिलिटीज पे, इंस्टेड ऑफ ओनली मार्क्स। तो यहाँ पे सिर्फ मार्क्स को नहीं देखा जाता बल्कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है कि उनको जो है वो अचीव किया गया है या नहीं किया गया। इन साइंस क्लास टीचर चेक्स वेदर स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट करेक्टली और नॉट। तो एक जो केमिस्ट्री का फॉर एग्जांपल एक
टॉपिक चल रहा है तो उसमें देखा जाएगा कि क्या स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर तो वो कर सकते हैं तो जो है वो चेकलिस्ट में जो है वो उसको टिक किया जाता है। नेक्स्ट है पेरेंट्स लेटर टू पेरेंट्स। स्कूल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स और प्रोग्रेस to parents, inform them about their child academic performance and बिहेवियर। तो जो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे लेटर सेंड किए जाते हैं पेरेंट्स को उनके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से कि आपके स्टूडेंट्स की ये परफॉर्मेंस है। उसमें जो है वो टीचर जो है वो पेरेंट्स को सेंड करते हैं कि चाइल्ड इज इम्प्रूविंग मैथमेटिक्स बट नीड्स हेल्प इन इंग्लिश, कि बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में ठीक है लेकिन उसकी इंग्लिश जो है उसकी ग्रामर ठीक नहीं है, उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो इसमें जो है वो उसको थोड़ी सी हेल्प रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो है वो उसको असिस्ट किया जाए। The next one is parents teacher conferencing. Parents teacher this system developed to increase communication between teachers, parents about students progress and problems. तो जो पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंसेस है इनको इसलिए जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर का पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, वो आपस में स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूवमेंट पे बात कर सकें, स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में डिस्कस कर सकें कि स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट्स में वो वीक है, ताकि उन वीक एरियाज पे काम किया जा सके और स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो इसमें जो है वो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से स्टूडेंट्स के मसाइल को डिस्कस किया जाता है और उनका परफेक्ट सोल्यूशन जो है वो ढूंढ के उसको हल किया जाता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स मीट द टीचर। पेरेंट्स जो है वो टीचर से मिलते हैं टू स्कूल डिस्कस देयर चाइल्ड वीक सब्जेक्ट्स, और जो उनके बच्चों के वीक सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में टीचर से पूछते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बच्चे को मुश्किल लगते हैं, ताकि उस हवाले से बच्चे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जा सके और उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के हवाले से जो है वो पेरेंट्स टीचर से पूछते हैं, टीचर्स उनको गाइड करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज multiple marking and reporting system. Modern education uses different methods together such as scores, grades, remarks, checklist for better evaluation of students. तो जो मल्टीपल मार्किंग सिस्टम है उसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, उसमें स्कोर्स भी दिया जाता है, उसमें ग्रेड्स भी देते हैं, रिमार्क्स भी देते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट और वीक। चेकलिस्ट जो है वो एक प्रोवाइड की जाती है कि ये लर्निंग आउटकम जो है वो स्टूडेंट्स के जो है वो मेजर किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग पे। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग जो है वो उसमें सबसे पहले परसेंट ग्रेडिंग आ जाती है। परसेंटेज ग्रेडिंग में क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स ने किसी भी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। सपोज एक स्टूडेंट्स है उसके 50 में से 40 मार्क्स हैं, तो सिंपल इज दैट उसकी परसेंटेज जो है वो 80% है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है वो परसेंटेज के जरिए से उसको स्टूडेंट्स को ग्रेड करते हैं। It shows performance in numerical form like 70%, 80, किसी की 70% होगी, किसी की 80% होगी, किसी की 40% होगी। It's simply to understand because directly shows how much student has recorded. Student gets 45 marks out of 50, the percentage is 90. Simple is that 45 जो उसके मार्क्स जो उसने हासिल किए हैं डिवाइड करेंगे टोटल पे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास जो है वो 450 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे उसको 5 पे, तो हमारे पास 90% आ जाएगी कि एक स्टूडेंट जो है वो उसके 90% जो है वो मार्क्स हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग। नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग क्या होती है? नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से जो है वो कंपेयर किया जाता है। ग्रेड्स आर गिवन ऑन द बेस्ड ऑफ रैंकिंग पोजीशन, इट शोज परफॉर्म्ड बेटर और वर्स अमंग क्लासमेट। तो ग्रेड्स जो है वो इस चीज को जाहिर करते हैं कि एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से बेहतर है, वीक है, कैसी है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं उनको ग्रेड ए दिया जाएगा, जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो 20% स्टूडेंट्स को बी ग्रेड दिया जाएगा और बाकी सबको सी ग्रेड दिया जाएगा। तो ये जो है वो एक इसमें नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग में ये चीज़ होती है कि हमने जो है वो एक परसेंटेज जो है वो रख लेते हैं कि फर्स्ट 10% जो टॉप के स्टूडेंट होंगे वो ए में आएंगे, नेक्स्ट 20% स्टूडेंट बी में आएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग में क्या होता है कि क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को ग्रेड दिए जाते हैं।
ऑन मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया, अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट हो तो तभी उनको वो ग्रेड दिए जाते हैं, नॉट कंपेयर्ड विद अदर। इसमें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता, ये नहीं किया जाता कि उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कम है और इस स्टूडेंट्स की ज्यादा है, बल्कि जो है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेडिंग की जाती है। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ स्किल्स ऑन कंटेंट। इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 80% above mathematics test they got an A grade based on set criteria। तो एक सेट क्राइटेरिया बना दिया गया कि अगर स्टूडेंट्स 80% मार्क्स लेंगे तो उनको ए ग्रेड दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने 85% स्कोर किया, उसको आपने ए ग्रेड दिया। एक स्टूडेंट है, उसके ने 95% स्कोर किया, उसको भी आपने ए ग्रेड दिया, क्योंकि हमने एक सेट क्राइटेरिया कर लिया 80% का। दिस इज आवर सेट क्राइटेरिया। अगर एक स्टूडेंट जो है उसके 79% है तो वो ए ग्रेड में नहीं आएगा बल्कि बी ग्रेड में आ जाएगा। नेक्स्ट है पास फेल ग्रेडिंग। पास फेल ग्रेडिंग शोज ओनली टू रिजल्ट्स, आइदर स्टूडेंट पास और फेल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ग्रेड किया जाता है, या तो वो पास होगा या फेल होगा। डिटेल परफॉर्मेंस जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दी जाती। स्टूडेंट हु स्कोर्स बिलो 50% पासिस अदरवाइज फेल। एक स्टूडेंट जो है अगर वो 50% मार्क्स हासिल कर लेता है तो उसको पास की कैटेगरी में लिया जाता है, और अगर उसके 50% से मार्क्स कम होते हैं, लाइक 49 है, तो उसको फेल की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है। एक स्टूडेंट उसके 90% मार्क्स हैं तो फिर भी उसको पास की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस होती हैं, फेल और पास। तो या स्टूडेंट जो है वो पास होगा या फेल होगा। क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, 40% का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, कोई भी क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होती है? रूब्रिक्स जो है वो एक स्कोरिंग गाइड होती है। फॉर एग्जांपल टीचर ने स्टूडेंट का टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद पेपर्स कलेक्ट कर लिए। अब टीचर्स उन पेपर्स को चेक करना चाह रहा है, उनको मार्क्स असाइन करना चाह रहा है, तो एक स्कोरिंग गाइड जो है जो टीचर को असिस्ट करती है कि किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो जो चीज होती है वो हमारी रूब्रिक्स होती है। रूब्रिक्स जो है वो एक स्कोरिंग गाइड है यूज्ड बाय द टीचर टू जज स्टूडेंट्स वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। तो जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो करिकुलम में दिया गया है, जो कि हायर अथॉरिटीज की तरफ से दिया गया कि किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो वो चीजें जो है वो हमें ये रूब्रिक्स बताती हैं। इट टेल स्टूडेंट व्हाट एक्सपेक्टेड हाउ मार्क्स विल बी गिवन, किस तरह से जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। सपोज जो है वो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने जो है वो यहाँ पे 42 है और यहाँ पे हमारे पास 3 and 2 है। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मल्टी 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 1 कैरी 3, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने मार्क्स की डिवीजन जो है वो किस तरह से की। अगर तो एक स्टूडेंट्स पहला फर्स्ट 2 को सही मल्टीप्लाई किया तो उसको 1 मार्क्स दिया जाएगा, उसने सेकंड को किया तो उसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर उसका आंसर भी ठीक है तो इसके उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और टोटल जो है वो इसके 5 मार्क्स होंगे इस क्वेश्चन के। तो ये हमें चीजें कौन सी चीजें बताती हैं? ये हमें रूब्रिक्स बताता है कि किस तरह से हमने मार्क्स की डिवीजन करनी है। इसमें सबसे पहले जो है वो हाइपर जनरल रूब्रिक आ जाता है। हाइपर जनरल रूब्रिक इज वेरी ब्रॉड ओवरऑल स्कोरिंग क्राइटेरिया। इसमें ओवरऑल जो है वो किसी भी असाइनमेंट, किसी भी टेस्ट के हवाले से जो है वो स्कोरिंग की जाती है। इट डज नॉट फोकस ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स। ये स्पेसिफिक डिटेल्स या टास्क पे जो है वो काम नहीं करती, बल्कि ओवरऑल जो है वो किसी भी परफॉर्मेंस को जज करती है। लाइक इसमें जो है वो गुड, एवरेज और पुअर जैसे रिमार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। इसमें जो है वो किसी भी जो है वो सेपरेटली जो है वो किसी भी स्किल्स को नहीं देखा जाता, बल्कि हम ओवरऑल जो है वो उसको जज करते हैं। और ये जो हमारी हाइपर जनरल रूब्रिक होती है। नेक्स्ट है टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक। टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक इज अ मेड फॉर पर्टिकुलर टास्क। इसमें एक स्पेसिफिकली चीज होती है कि ये पर्टिकुलर टास्क के लिए है, किसी भी खास टास्क के लिए, एक्टिविटी के लिए होती है। और इसका मकसद क्या होता है? स्किल्स को मेजर करना रिलेटेड टू टास्क इंस्टेड ऑफ द होल टेस्ट। तो यहां पे तमाम टेस्ट को जो है वो नहीं देखा जाता, बल्कि स्पेसिफिक जो स्किल्स होती हैं उनको देखा जाता है। लाइक एग्जांपल आप इसकी ले लें, इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स टीचर गिव्स मार्क्स फॉर ओनली करेक्ट यूज ऑफ लैब इक्विपमेंट। तो टीचर क्या करता है कि अगर लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई स्टूडेंट करेक्ट जो है वो इक्विपमेंट को यूज करता है तो फिर ही उसको जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं, अदरवाइज उसको मार्क्स नहीं दिए जाते फॉर स्पेसिफिक टास्क रूब्रिक।
द नेक्स्ट वन इज, लास्ट जो टाइप्स है हमारी वो है स्किल फोकस्ड रूब्रिक। स्किल फोकस्ड रूब्रिक कौन सी होती है? स्किल फोकस्ड रूब्रिक मेजर्स प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस स्किल। तो यहाँ पे सिर्फ वही परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसी को मेजर किया जाता है जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसमें हम चीजों को खुद से परफॉर्म करते हैं। इट चेक्स हाउ वेल स्टूडेंट परफॉर्म द स्पेसिफिक स्किल। और इसमें देखा जाता है कि एक स्टूडेंट जो है वो किसी भी टास्क, किसी भी काम को, किसी भी चीज को कैसे परफॉर्म करता है। तो ये जो चीज होती है ये स्किल फोकस्ड रूब्रिक्स में जो है वो बताई जाती है। इन कंप्यूटर क्लास टीचर आस्क चेक्स हाउ वेल स्टूडेंट्स क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो टीचर जो है वो देखता है कि एक स्टूडेंट जो है वो पावर पॉइंट, जो MS पावर पॉइंट है, उसमें किसी भी स्लाइड को कैसे जो है वो बनाता है, उसको कैसे जो है वो शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये हमारा 4th लेक्चर था एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट पे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका जो है लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा, और इंशाल्लाह उसमें हम डिटेल से बात करेंगे करंट ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, और इसके साथ साथ इश्यूज इन करंट एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हमारे ऑनलाइन सेशंस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है वो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स 0333 260504503324897843 पर कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जो हैं वो 6000 है। और स्टूडेंट्स, इस हवाले से हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। आपको PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सपर्ट टीचर जो है वो आपको गाइड करते हैं, आपकी कोई भी क्यूरी होती है उस हवाले से आपको गाइड किया जाता है, और आपकी जो है वो विद इन 2 मंथ जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। पेडागोजी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए जो है वो उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस हवाले से पेडागोजी का पोर्शन जो है वो आपने लाजमी तैयार करना होता है, जिस हवाले से एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग से रेलिवेंट जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हवाले से भी आज का लेक्चर और आने वाले जो लेक्चर्स हमारे पेडागोजी की हम लेक्चर की सीरीज जो है वो तैयार करें वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो लाजमी जो है वो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल MK पब्लिकेशंस को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।